आज हम लेकर के आए हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 10th क्लास के पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए है मैजिनी, ऑप्शन बी है गैरिबाल्डी, ऑप्शन सी है कावूर एंड ऑप्शन डी है ये सभी। यानी कि इटली के एकीकरण का जो नेतृत्व हुआ इन सभी के नेतृत्व में हुआ। तो इसका सही आंसर है, बीच में जितना हम थोड़ा समय लिया है हमने ताकि आप थोड़ा सा गैस कर लें, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। यानी कि मैजिनी, गैरिबाल्डी और कावूर के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। दूसरा प्रश्न है, गैरिबाल्डी के ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है जर्मनी एंड ऑप्शन डी है रूस। तो थोड़ा गैस कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए इसका सही आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन बी इटली। अभी पीछे कुछ प्रश्न आया था तो उससे रिलेटेड है। प्रश्न तीसरा है, कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1832 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी है 1834 ईस्वी में। गैस कीजिएगा इसका सही आंसर क्या है। चलिए इसका सही उत्तर हम बताते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1832 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1927 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1930 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है 1935 ईस्वी। तो देखिए कौन सा इसमें से आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1930 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? ऑप्शन ए है वर्ष 1920 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1929 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1930 में एंड ऑप्शन डी है वर्ष 1942 ईस्वी में। सही आंसर की पुष्टि करें कि सही आंसर इसमें से कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों का प्रहार से शहीद हुए? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले एंड ऑप्शन डी है देशबंधु चित्तरंजन दास। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आ चुका है। इसका सही आंसर वैसे बहुत सारे बच्चों को सही पता भी होगा, लेकिन फिर भी इसको हमने रखा है। तो इसका सही आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को लाठियां पड़ी थी और हर लाठी पड़ने पर इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो इसके लिए पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी है 1927 में, ऑप्शन सी है 1930 में एंड ऑप्शन डी है 1935 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसको किसने चलाया सविनय अवज्ञा आंदोलन को? ये बहुत सारे बच्चे जानते हैं और इसका सही आंसर है
1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ऑप्शन ए है रॉलेट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, ऑप्शन सी है उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए, एंड ऑप्शन डी है नमक कानून तोड़ो के लिए। तो गांधी जी ने जो दांडी मार्च यात्रा की थी, ये सबको पता है। दांडी मार्च यात्रा जो की थी, जो दांडी यात्रा निकाली थी, उसके लिए गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी, उसका नाम है नमक तोड़ो आंदोलन के लिए की थी। तो इसका लिए सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नमक तोड़ो आंदोलन के लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 9 है, दिसंबर 1929 में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन डी है मोतीलाल नेहरू। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, जिस अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में, ये सबसे पहले तो ये है कि दिसंबर 1929 में लाहौर में ये अधिवेशन हुआ था। तो ये किसकी अध्यक्षता में प्रण लिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रश्न नंबर 10 है, 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? ऑप्शन ए है असीमित राजतंत्र, ऑप्शन बी है सीमित राजतंत्र, ऑप्शन सी है प्रजा राजतंत्र, एंड ऑप्शन डी है गणतंत्र। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस राज्य था, किस तरह का राज्य था? तो इसका सही आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन ए असीमित राजतंत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। कौन सा प्रश्न है? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियों में से कौन सा देश शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है इटली, एंड ऑप्शन डी है ए और बी, यानी कि जर्मनी और जापान। द्वितीय युद्ध के दौरान ध्रुवीय शक्तियों में कौन सा देश शामिल नहीं था? यानी कि जापान नहीं था, जर्मनी नहीं था, इटली नहीं था, या जर्मनी और जापान। तो सही आंसर है इसका न जर्मनी था न जापान था, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 12 है, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, एंड ऑप्शन डी है चीन। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी वो अमेरिका में, रूस में, इंग्लैंड में, चीन में, इनमें से किस में हुई थी? तो सबसे पहला इसका आंसर है कि वर्ल्ड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, औद्योगिकरण से पूर्व भारत का व्यापार किस बंदरगाह से होता था? ऑप्शन ए है मसूलीपट्टनम, ऑप्शन बी है हुगली, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, एंड ऑप्शन डी है कोचीन। तो औद्योगिकरण से पहले भारत का व्यापार किस बंदरगाह यानी कि पानी के किस अड्डे से हुआ करता था? उसका सही आंसर है मसूलीपट्टनम। आइए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है? मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कहाँ विकसित हुई? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, एंड ऑप्शन डी नेपाल में। तो मुद्रण की सबसे पहले तकनीक निम्नलिखित में से कहाँ हुई सबसे पहले? तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। मुद्रण की सबसे पहले जो तकनीक हुई थी वो ऑप्शन बी चीन में हुई थी,
क्योंकि इन चारों देशों में सबसे पहले विकसित हुआ वो देश। प्रश्न नंबर 15, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो इसका सही आंसर बहुत सारे बच्चों को पता होगा। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 30। तो बहुत सारे बच्चों को पता है भारत में कुल संघीय राज्य कितने हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 28। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? ये कहता है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा बनाई थी वो किसने रखी थी? सबसे पहले ऑप्शन ए है जॉन राइट, ऑप्शन बी रिचर्ड आर्कराइट, ऑप्शन सी एंड्रू कार्नेगी एंड ऑप्शन डी जेम्स वाट। तो सूती कपड़ा मिल की जो रूपरेखा रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति था, उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित में से। सबसे पहला आंसर है इसका सही ऑप्शन बी रिचर्ड आर्कराइट। प्रश्न नंबर 17 है भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्व। ऑप्शन ए है व्यापार का प्रवाह, ऑप्शन सी है पूंजी का प्रवाह एंड ऑप्शन डी है ये सभी। तो सॉरी ऑप्शन बी डालना हम भूल गए हैं, तो इसके लिए हम चलिए फिर भी हम बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखते हैं ऑप्शन डी है पूंजी का प्रवाह, ऑप्शन बी है ही नहीं, ऑप्शन डी है सभी। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर डी, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी की भारतीय महिला लेखक हैं? 19वीं सदी की, तो इससे या तो 19वीं सदी से पहले होंगे या बाद की होंगी, लेकिन जो 19वीं सदी की हैं वो एक ही है चारों में से। ऑप्शन ए है रस सुंदरी देवी, ऑप्शन बी कैलाश शबशिनी देवी, तीसरा है ताराबाई शिंदे एंड डी है ये सभी, यानी कि इनमें से सभी तीनों 19वीं सदी की भारतीय महिलाएं लेखिका हैं। तो सही ऑप्शन है कि सभी ये तीनों की तीनों 19वीं सदी की भारतीय लेखिका हैं। और प्रश्न नंबर 19 है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए रोलेट एक्ट, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध, ऑप्शन सी खिलाफत आंदोलन और ऑप्शन डी चोरी चोरा कांड, यानी चोरा चोरा की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो किसके लिए लागू हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के विरोध में ये कानून चला गया था। प्रश्न 20 है वंदे मातरम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है बाबा रामचंद्र, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हमें कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे कि वंदे मातरम के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।